कि जो आर्कुएट शैली और ट्राइबिएट शैली, जो समन्वित शैली हिंदुस्तान में विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना गया, इस शैली के तहत कैसे कैसे भवनों का निर्माण हुआ, कौन इंडो इस्लामिक शैली पे भवन निर्मित हुए, कौन शुद्ध इस्लामी शैली पे भवन निर्मित हुए, जरा उनके बारे में देखते हैं। किस सुल्तानों ने कौन कौन से भवनों का निर्माण कराया था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंतर्गत महलों की एक विशाल श्रृंखला, भवनों की एक विशाल श्रृंखला का निर्माण कराया था। और जो दिल्ली के अंतर्गत मेहरौली क्षेत्र में भवनों की एक विशाल श्रृंखला स्थापित कराई थी, इसे ही दिल्ली में स्थित कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित कराया गया। दिल्ली के अंतर्गत निर्मित होने वाला यह प्रथम नगर था। मेरा कहने का अर्थ यह है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मेहरौली क्षेत्र में एक भवनों का विशाल समूह स्थापित कराया और उसे नगर की संज्ञा प्रदान की, तो कहने का अर्थ यह है कि यह दिल्ली के अंतर्गत सल्तनत काल में राजधानी दिल्ली के अंतर्गत निर्मित होने वाला प्रथम नगर था। यहां से अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है कि दिल्ली में मेहरौली नगर की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी तरह हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। कहां पे कराया था? दिल्ली में कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहां कराया था? दिल्ली में कराया था। और दिल्ली में कहां कराया था? इसी मेहरौली में कराया था। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कराया था। जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी, इसका निर्माण 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़ करके जो सामग्री प्राप्त हुई थी, उसी से इसका निर्माण किया गया था। ठीक, किससे निर्माण किया गया था? 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़ करके जो भवन सामग्री प्राप्त हुई, उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। ठीक, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, इस इमारत की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस इमारत के तीन तरफ मेहराब द्वार बनाए गए हैं और इसका मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ खुलता है। किस तरफ? पश्चिम की तरफ। मेहराब, यहां मेहराब अक्सर शब्द मिलेगा। मेहराब क्या है? जैसे मान लीजिए ये द्वार का गेट है और द्वार के ऊपर जो ऐसे आकार बनाया गया है, इसी क्या कहते हैं? मेहराब। ये अक्सर जो इस्लामी शैली पर निर्मित इमारतें हैं, इसमें अक्सर ये संरचना देखने को मिलती है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं? जो ये संरचना, इसे क्या कहते हैं? मेहराब। ठीक, तो मैंने कहा कि जो कुब्बत इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कराया था, इस इमारत के तीन तरफ न सिर्फ मेहराब द्वार का निर्माण कराया था, बल्कि इसका मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ खुलता था। ठीक है। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। यह कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन के झोपड़े का जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, वह एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके इसका निर्माण कराया था। अगर पूछा जाए वह कौन सी इमारत है जो एक संस्कृत विद्यालय के खंडहर पर निर्मित है, तो कौन सी इमारत है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण ऐबक ने अजमेर में कराया। यह जो अढ़ाई दिन की झोपड़ा है, अढ़ाई दिन की झोपड़ा जो मस्जिद है, इसका निर्माण कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, उसकी शैली पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। यह हम देखते हैं कि न सिर्फ कुब्बत उल इस्लाम शैली के तर्ज पर निर्मित है, उस शैली पर न केवल निर्मित है, बल्कि यह जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद से बड़ी व सुंदर इमारत भी है। और इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। और इस इमारत में 5 मेहराब द्वार भी बनाए गए। कितने मेहराब द्वार बनाए गए? 5 मेहराब द्वार बनाए गए। ठीक। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, वह कुतुब मीनार। कौन सी इमारत है? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में प्रारंभ कराया था। यहां मैंने सन लिखा, तो हो सकता है इन केस कभी इससे पूछ ले कि यह इसका निर्माण कब प्रारंभ कराया था। ठीक है। तो जहां सन महत्वपूर्ण होगा वहां मैं सन लिख दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और जहां नहीं महत्वपूर्ण वहां सन नहीं लिखेंगे। तो मैंने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, कौन सी है? कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1200 ईस्वी में प्रारंभ कराया था। 1200 ईस्वी में प्रारंभ कराया था। किंतु जब कुतुब मीनार की पहली मंजिल निर्मित हुई थी, उसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में इस इमारत को पूर्ण कराने का कार्य किसने किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने। यानी कि कुतुब मीनार को प्रारंभ ऐबक ने जहां कराया था, वहीं कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का कार्य किसने किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने।
प्रारंभ में जो कुतुब मीनार था, यह जो कुतुब मीनार है यह लाल पत्थर से निर्मित इमारत है। किससे? लाल पत्थर से निर्मित इमारत है। प्रारंभ में यह 4 मंजिला थी। कितनी मंजिल थी? 4 मंजिल। 4 मंजिल थी इसमें, किंतु सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो ये कुतुब मीनार था, इस मीनार पर आकाशीय बिजली गिर जाने की वजह से जो ऊपरी वाली मंजिल थी वह ध्वस्त हो गई। तो यानी कि अगर प्रारंभ में 4 मंजिल है और आकाशीय बिजली गिरने से ऊपर वाली मंजिल ध्वस्त हो गई, तो इमारत कितनी मंजिल बची? 3 मंजिल बची। 3 मंजिल बची। और मैंने कहा कि यह लाल पत्थर से निर्मित इमारत है। तो फिरोज शाह तुगलक ने जब आकाशीय बिजली गिरने से इसकी ऊपर वाली मंजिल ध्वस्त हो गई, तो फिरोज शाह ने पुनः उसके ऊपर 2 मंजिल का निर्माण कराया। किसके ऊपर? कुतुब मीनार के ऊपर 2 मंजिल का निर्माण कराया। अब यह कितनी मंजिला हो गई? 5 मंजिला हो गई। वर्तमान में अगर देखा जाए यह कितने मंजिल की इमारत है? 5 मंजिल की इमारत है। महत्वपूर्ण यह है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो अंतिम 2 मंजिल का निर्माण कराया वह किससे कराया है? संगमरमर से। संगमरमर से। ठीक, क्लियर? तो मैंने कहा कि यद्यपि इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया, कि फिरोज शाह तुगलक ने जब बाद में इसके ऊपर 2 मंजिल का निर्माण करा था तो किससे करा था? संगमरमर से करा था। यह जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण मुख्यतः अजान देने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? अजान देने के लिए किया गया था। कि इसी कुतुब मीनार को भारत में तुर्क विजय का प्रतीक भी माना जाता है। तो यहां से अभी सवाल नहीं पूछा गया, कभी सवाल पूछ दे कि किस इमारत को भारत में तुर्क विजय का प्रतीक माना जाता है, तो कौन सी इमारत है? कुतुब मीनार। और इसका जो नामकरण हुआ है कुतुब मीनार, इसका जो नाम पड़ा है वह सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नामकरण कुतुब मीनार किया गया है। क्लियर? अब देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के पश्चात यह भी स्थापत्य में रुचि रखता था। इसके समय भी अनेक इमारतों का निर्माण किया गया है। जैसे इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, किसका निर्माण करा था? बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। मैंने पहले भी बताया था, जिस समय इल्तुतमिश के राजनीतिक इतिहास के बारे में मैंने चर्चा किया था, उस समय मैंने बताया था कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का इख्तियार था। तो बदायूं क्षेत्र का चूंकि सूबेदार था, इख्तियार था, ऐसे में इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के पश्चात सर्वप्रथम बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। यह जो बदायूं की जो जामा मस्जिद थी, बदायूं की जो जामा मस्जिद थी, यह पूर्णतः लाल पत्थर से निर्मित इमारत थी। किससे? लाल पत्थर से निर्मित इमारत थी। इसी के अतिरिक्त जो दिल्ली में मेहरौली नामक नगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया, मेहरौली नगर की जो स्थापना की थी, उसी मेहरौली नगर के पास इल्तुतमिश ने एक शमसी मस्जिद का भी निर्माण करा था। किसका निर्माण करा था? शमसी मस्जिद का निर्माण करा था। इसी शमसी मस्जिद के पास एक तालाब का निर्माण करा था, जिसे शमसी तालाब कहा जाता था। और इसी शमसी तालाब का एक अन्य नाम था हौजे शमसी। तो अगर सवाल पूछा जाए शमसी मस्जिद, शमसी तालाब या हौज शमसी नामक तालाब का निर्माण किसने कराया था, तो सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक, अब अगली महत्वपूर्ण इल्तुतमिश के समय की इमारत है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने दिल्ली में कराया था। किसका? अपने मकबरे का। यह 24 × 24 फीट की एक चौकोर इमारत है। 24 × 24 की एक चौकोर इमारत है। किंतु इसका जो मुख्य कक्ष है, यद्यपि चौकोर इमारत है, किंतु इसका जो मुख्य कक्ष है वह कैसा है? अष्टकोणी है। कैसा है? अष्टकोणी है। मुख्य कक्ष अष्टकोणी है। अभी जो ये अष्टकोणी कक्ष है, इसकी दीवारों को इसके दीवारों को जो किनारे वाला पोर्शन है उस पर गोलाई लाने के लिए, मतलब जैसे ए है और ए है, अब इन दिनों के बीच में गोलाई लाने के लिए जो गोलाई लाई गई है, इस गोलाई लाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया गया, जिस शैली का प्रयोग किया गया है, उसे ही स्क्रीच शैली कहा गया है। किस शैली, कौन सी शैली के नाम से जाना जाता है? स्क्रीच शैली के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने यद्यप इस मकबरे का निर्माण अपने लिए कराया था, किंतु इल्तुतमिश के शासनकाल में ही इल्तुतमिश के बड़े पुत्र नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में इल्तुतमिश ने अपने मकबरे में, यानी अपने जो स्वयं के लिए मकबरा बनवाया था, उसमें अपने बड़े पुत्र नासरुद्दीन महमूद को दफनवा दिया था। तो अगर वर्तमान में देखा जाए यह नासरुद्दीन महमूद का मकबरा है, किंतु इल्तुतमिश के मकबरे के नाम से यह जाना जाता है। ठीक, यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि इल्तुतमिश का मकबरा है तो इल्तुतमिश ही दफनाया गया होगा। इल्तुतमिश इसमें नहीं दफनाया गया था, बल्कि इसमें इल्तुतमिश का पुत्र नासरुद्दीन महमूद दफनाया गया था। तो वास्तविकता क्या है? यह नासरुद्दीन महमूद का मकबरा है कि इल्तुतमिश के मकबरे के नाम से जाना जाता है।
इसी तरह इल्तुतमिश ने दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी निर्मित कराया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहां निर्मित हुआ था? मेहरौली क्षेत्र में निर्मित हुआ था। यह जो मकबरा है गुफानुमा शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है? गुफानुमा शैली में निर्मित है। और इसी सुल्तानगढ़ी के मकबरे में सुल्तान इल्तुतमिश व इल्तुतमिश के पौत्र सुल्तान नासरुद्दीन महमूद शाह, जो ये नासरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र है, इसी का नासरुद्दीन महमूद का जो पुत्र था जब सुल्तान बना तो उसका नाम क्या था? नासरुद्दीन महमूद शाह। तो यहां नासरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के मकबरे में दफनाया गया है और सुल्तानगढ़ी के मकबरे में इल्तुतमिश और नासरुद्दीन महमूद का पुत्र नासरुद्दीन महमूद शाह दफनाया गया था। यहाँ इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का पौत्र नासरुद्दीन महमूद शाह सुल्तानगढ़ी के मकबरे में दफनाया गया था। क्लियर?
अब जरा सल्तनत काल के सुल्तानों के समय निर्मित होने वाले भवनों के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश के पश्चात बलवन जब सुल्तान बना तो इसने भी स्थापत्य कला में दिखाई थी और इसने स्थापत्य में के अंतर्गत अनेक इमारतों का निर्माण कराया था। जैसे सुल्तान बलवन ने अपने स्वयं के रहने के लिए दिल्ली क्षेत्र में एक भवन का निर्माण कराया था। सुल्तान बलवन ने अपने स्वयं के रहने के लिए दिल्ली में एक भवन का निर्माण कराया था जिसे लाल महल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? लाल महल के नाम से जाना जाता था। यह जो लाल महल था जिसका निर्माण सुल्तान बलवन ने कराया था, यह लाल पत्थर से निर्मित इमारत थी, किंतु वर्तमान में इसके अवशेष नहीं बचे हैं। वर्तमान इसके अवशेष समाप्त हो चुके हैं। इसी तरह दूसरी प्रमुख इमारत है सुल्तान बलवन के समय जो निर्मित कराई गई थी, वह बलवन का मकबरा। बलवन का मकबरा, बलवन के मकबरे का निर्माण कहां कराया गया था? दिल्ली में कराया गया था। ये जो बलवन का मकबरा है, इस मकबरे के अंतर्गत 3 कक्ष बनाए गए। कितने कक्ष बनाए गए? 3 कक्ष बनाए गए हैं। और इस 3 कक्ष के जो बीचों बीच वाला कक्ष है, जो बीच वाला कक्ष है, यानी कि यह जो कक्ष है, मैंने कहा कि बलवन के मकबरे का निर्माण कहां कराया गया था? दिल्ली में कराया गया था। इस मकबरे के अंतर्गत 3 विशाल कक्ष बनाए गए हैं। इस विशाल कक्ष के बीचों बीच वाला जो कक्ष है, उसके ऊपर एक गुंबद का, विशाल गुंबद का निर्माण किया गया है। और यह जो जिस कक्ष के ऊपर विशाल गुंबद का निर्माण कराया गया है, गुंबद का निर्माण किया गया है, उसी के अंतर्गत सुल्तान बलवन को दफनाया गया है। बाकी शेष अन्य अगल बगल के दोनों इमारतों में बलवन के परिवार के सदस्यों को दफनाया गया था। ठीक। और यह सल्तनत की पहली इमारत है, यह सल्तनत काल की पहली इमारत है जो इस्लामी शैली पर निर्मित की गई थी, जो इस्लामी शैली पर निर्मित की गई थी। बलवन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी। हम देखते हैं कि जब खिलजी वंश के सुल्तान सत्ता में आए तो इनके समय की जो इमारतों के निर्माण की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह यह थी कि इस काल में जो भी इमारतें निर्मित की गई उनमें एक तरफ जहां अलंकरण पक्ष पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया, वहीं इस काल की इमारतें जो है अत्यधिक मजबूत भी बनाई जाती थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उसने अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किया था। जब अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किया तो जाहिर सी बात है सल्तनत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई। जब सल्तनत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई तो ऐसे में स्थापत्य के क्षेत्र पर भी पर्याप्त मात्रा में धन खर्च किया जाने लगा। जब स्थापत्य क्षेत्र में सुल्तान की रुचि होने के कारण स्थापत्य क्षेत्र में व्यापक रूप से धन खर्च किया जाने लगा, तो ऐसे में जिन स्थापत्यों का निर्माण किया गया वे न तो सिर्फ मजबूत हुआ करती थी, बल्कि उनमें अलंकरण पक्ष यानी सजावट का कार्य बहुत ही सुंदरता के साथ किया जाता था। तो कहने का आशय यह है कि जो खिलजी कालीन इमारतें हैं वह अपने मजबूती व सजावट यानी अलंकरण पक्ष के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। ठीक। अब हम देखते हैं कि खिलजी वंश के सुल्तानों के समय, खास करके अलाउद्दीन खिलजी के समय किन किन इमारतों का निर्माण हुआ। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अलाई दरवाजा। सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? अलाई दरवाजा। हुआ क्या था कि जिस प्रकार सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक विशाल भवनों का श्रृंखला निर्मित कराई थी, ठीक उसी प्रकार भवनों का एक विशाल समूह अलाउद्दीन खिलजी भी दिल्ली में स्थापित कराना चाहता था। और उस भवनों को जहां पे विशाल समूह स्थापित कराना चाहता था वह उसके लिए सर्वप्रथम एक गेट का निर्माण कराया था जिसे अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता था। यह जो दरवाजे का जो गेट था चौकोर कक्षनुमा, यह एक चौकोर और कक्षनुमा गेट है। चौकोर और कक्षनुमा गेट, चौकोर और कक्षनुमा गेट है। और इसके ऊपर गुंबद का निर्माण किया गया है। गुंबद का निर्माण किया गया है। ठीक। इसके ऊपर गुंबद का निर्माण किया गया है। साथ ही इसमें
और जो गुंबद का निर्माण किया गया, इसका निर्माण, जो गुंबद का निर्माण किया गया वो संगमरमर से हुआ है, संगमरमर से हुआ है। और यह जो अलाई दरवाजा है, इसके ऊपर जो गुंबद का निर्माण संगमरमर से किया गया है, यह सल्तनत काल की प्रथम इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मैंने वहां जब कुतुब मीनार चर्चा किया था तो उसमें बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के जो अंतिम 2 मंजिल का निर्माण करा था उसका भी निर्माण संगमरमर से कराया है, लेकिन फिरोज शाह जब सुल्तान बनेगा तब न कराएगा, लेकिन उसके पहले तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल तो उसके पहले ही आ जाता है। तो ऐसे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए सल्तनत के अंतर्गत वह प्रथम इमारत कौन सी थी जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था, तो वह कौन सी इमारत थी? अलाई दरवाजा। तो मैंने कहा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के जिस क्षेत्र में भवनों का एक विशाल समूह स्थापित कराना चाहता था, उसके लिए जब प्रारंभ में एक गेट का निर्माण कराया, हाँ, तो उसी गेट को ही अलाई दरवाजा के नाम से जाना गया। और जो अलाई दरवाजा था चौकोर कक्षनुमा यह दरवाजा था, और इसके ऊपर विशाल गुंबद बनाए गए थे और गुंबदों का निर्माण संगमरमर से किया गया था। साथ ही इन गुंबदों में गोलाई लाने के लिए घोड़े की नाल जैसे मेहराब का भी प्रयोग किया गया है। किस तरह? घोड़े के नाल जैसे मेहराब का भी प्रयोग किया गया है। घोड़े की नाल ऐसे होती है ना, ऐसे मेहराब का निर्माण कैसे किया गया? घोड़े के नाल के आकार के किया गया। एक यह सल्तनत की पहली इमारत है, यह सल्तनत की पहली इमारत है जिसके गुंबदों का निर्माण अत्यंत ही वैज्ञानिक ढंग से किया गया। ठीक, तो मैंने कहा कि यद्यप अलाउद्दीन खिलजी भवनों का एक विशाल समूह स्थापित कराना चाहता था, उसके लिए प्रारंभ में एक गेट का निर्माण कराया जिसे अलाई दरवाजा कहा गया, किंतु भवनों का निर्माण कराता उसके पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में यह योजना अधूरी रह गई थी, किंतु गेट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करा दिया था। इसी तरह हम देखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंतर्गत ही एक नगर की स्थापना की थी जिसे सीरी नगर के नाम से जाना जाता था। वस्तु हुआ क्या था कि मंगोल आक्रमण से सल्तनत को सुरक्षित रखने हेतु सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी क्षेत्र में न सिर्फ एक नगर का निर्माण कराया था बल्कि यहां एक विशाल दुर्ग का भी निर्माण कराया था। ठीक, तो अगर अब पूछा जाए कि सीरी नगर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों कराया था या सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों कराया था, तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु कराया था। ठीक, अब यह जो सीरी नगर है, तो पहला नगर कौन सा था दिल्ली के अंतर्गत जो निर्मित हुआ था? मेहरौली नगर था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और दिल्ली के अंतर्गत दूसरा नगर निर्मित होने वाला कौन सा था? सीरी नगर था। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। और इसी सीरी नगर के अंतर्गत ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्वयं के रहने के लिए एक भवन का निर्माण करा था जिसे हजार सितून महल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हजार सितून महल के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों करा था? अपने स्वयं के रहने के लिए। चूंकि इस भवन का निर्माण 1000 स्तंभों पर किया गया था, यानी इस भवन के निर्माण में 1000 स्तंभों का प्रयोग हुआ था, इसीलिए इसे हजार सितून के महल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसी तरह अब सीरी नगर में, सीरी एक नगर था, अब इस सीरी नगर में रहने वाले लोगों की जलापूर्ति करने के लिए, यानी कि जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसी सीरी नगर के पश्चिमी किनारे पर, यानी कि सीरी नगर के पश्चिम क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने एक तालाब का निर्माण कराया था जिसे हौज अलाई के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो हौज अलाई नामक तालाब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों कराया था? सीरी नगर की जलापूर्ति करने हेतु। क्लियर? इसी तरह हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक और अन्य महत्वपूर्ण इमारत है, उसका नाम है जमायत खाना ए मस्जिद। जमायत खाना ए मस्जिद, जो जमायत खाना ए मस्जिद थी, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने करा था। किसने करा था? खिज्र खान ने करा था। और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की शैली पर किया गया है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जिस शैली पर निर्मित है उसी शैली पर जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किया गया है। और यह लाल पत्थर से निर्मित इमारत है, यह लाल पत्थर से निर्मित इमारत है और यह सल्तनत की पहली इमारत है जो शुद्ध इस्लामिक शैली पर निर्मित की गई। किस शैली पर निर्मित की गई? शुद्ध इस्लामिक शैली पर निर्मित की गई। यहां अक्सर सवाल पूछ दिए जाते हैं कि कौन सी इमारत, सल्तनत काल की कौन सी इमारत इस्लामी शैली पर निर्मित है? तो बालबन का मकबरा। सल्तनत काल की कौन सी इमारत वैज्ञानिक ढंग से निर्मित है? अलाई दरवाजा। सल्तनत काल की कौन सी इमारत शुद्ध इस्लामिक शैली पर निर्मित है? जमायत खाना ए मस्जिद। यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इनको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक,
जरा सल्तनतकालीन अन्य भवनों का स्थापत्य के क्षेत्र में जिन भवनों का निर्माण हुआ इसके बारे में देखते हैं। अब मैंने अभी चर्चा किया खिलजी वंश के शासकों के समय जो भवन या इमारत निर्मित की गई। अब जरा तुगलक वंश के शासकों के समय हम देखते हैं किन किन इमारतों भवनों का निर्माण हुआ। तो तुगलक वंश के शासकों के समय जब स्थापत्य कला पर अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो तुगलक वंश के शासकों के समय जिन भवनों व इमारतों का निर्माण किया गया, ये भवन व इमारत अत्यंत सीधी सादी व साधारण तरीके से बनाई जाती थी, यानी कि इसमें अलंकरण पक्ष अथवा सजावट पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। पहला कारण यह था कि जो तुगलक वंश के शासक थे, जो तुगलक वंश के सुल्तान थे, ये लोग जहां साधारण इमारतों में रुचि रखते थे, वहीं दूसरी तरफ सल्तनत की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि जिन भवनों या जिन इमारतों का निर्माण किया जाए उनका निर्माण उनमें अत्यधिक सजावट की जाए, उन्हें अत्यधिक मजबूत बनाया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात जब उसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बनता है और मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में दिल्ली की अर्थव्यवस्था पुनः छिन्न भिन्न हो जाती है, अर्थव्यवस्था दुर्बल हो जाती है। तो और फिर इस समय हम देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान तो बनता है, किंतु गयासुद्दीन तुगलक ने चूंकि 5 वर्ष तक ही शासन किया था, और चूंकि 5 वर्ष शासन किया था, ऐसे में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत कारगर सिद्ध न हो सका। और मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना, किंतु इसने ज्यादा से ज्यादा धन अपनी योजनाओं पर व्यय कर दिया, जिसके कारण जो राजकोष था वह भी रिक्त हो गया था। तो यही कारण था कि एक तरफ जहां सल्तनत की अर्थव्यवस्था इस समय तक दुर्बल हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ सल्तनत का जो तुगलक वंश के सुल्तान थे वे अत्यंत ही सादगी पसंद किया करते थे, जिसके कारण जो तुगलक वंश के शासकों के समय जिन भवनों या इमारतों का निर्माण किया गया वे न तो बहुत ज्यादा मजबूत बनाई गई और न ही बहुत ज्यादा सुंदर बनाई गई। ठीक है, तो जहां मैंने चर्चा किया कि जो खिलजी वंश के शासकों के समय जिन इमारतों भवनों का निर्माण किया गया, यानी खिलजी वंश के शासकों के समय सुल्तानों के समय जिन इमारतों का निर्माण किया गया वे अत्यंत मजबूती और सजावट के लिए जहां जानी गई, वहां अत्यंत सादगी व सजावट का सबसे निम्नतम पहलू जो देखने को मिलता है वह तुगलककालीन इमारतों के, तुगलक वंश के शासकों के समय निर्मित इमारतों में देखने को मिलता है। तो मैंने कहा कि चूंकि जीएसटी ने 5 वर्ष तक शासन किया था, इसके कारण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार नहीं कर पाया, और मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना उसने ज्यादा से ज्यादा धन वे अपनी योजनाओं पे दिया, जिसके कारण राजकोष रिक्त हो गया। ऐसे में स्थापत्य के क्षेत्र पर बहुत ज्यादा धन सुल्तानों के द्वारा नहीं खर्च किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं फिर भी इस काल में जिन इमारतों का निर्माण हुआ, जरा उनके संदर्भ में देखते हैं। तो इस बार तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बना, इसने दिल्ली के अंतर्गत एक नए नगर की स्थापना की, जिसे तुगलकाबाद के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? तुगलकाबाद के नाम से जाना गया। तो यह दिल्ली के अंतर्गत निर्मित होने वाला तीसरा नगर था। पहला नगर कौन था? ऐबक ने जो मेहरौली नगर का निर्माण करा। दूसरा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर का जो निर्माण करा था। तीसरा कौन है? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली में निर्मित होने वाला तुगलकाबाद। तो दिल्ली के अंतर्गत कुल 7 नगर स्थापित हुए थे। तो अक्सर पूछ दिया जाता है इस नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की, इस नगर की स्थापना किस शासक ने की। तो दिल्ली के अंतर्गत कितने नगर की स्थापना हुई थी? कुल 7 नगर की स्थापना हुई थी। तो प्रथम नगर कौन हो? मेहरौली। दूसरा कौन हो गया? सीरी। तीसरा कौन हो गया? तुगलकाबाद। अब जहां तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, वहीं पर अपने स्वयं के रहने के लिए एक भवन का निर्माण कराया था, जिसे 56 कोट कहा जाता था। किस नाम से? यानी गयासुद्दीन तुगलक अपने रहने के लिए जिस भवन का निर्माण कराया था उसे किस नाम से जाना जाता था? 56 कोट के नाम से जाना जाता था। ये जो 56 कोट था, इसके निर्माण में सुनहले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। सुनहले रंग की ईंट व पत्थर का प्रयोग किया गया था। और चूंकि यह सुनहरे रंग के पत्थर व ईंट का प्रयोग किया गया था, ऐसे में जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो यह चमकता था। इस संदर्भ इब्न बतूता ने लिखा कि जब 56 कोट पर सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो उसे देखना मुश्किल होता था, क्योंकि यह चमकता था। किसने लिखा? इब्न बतूता ने। क्लियर? इसी तरह हम देखते हैं इसी तुगलकाबाद नगर में ही गयासुद्दीन तुगलक ने अपने स्वयं के लिए एक मकबरे का भी निर्माण करा था। किसका निर्माण करा था? मकबरे का निर्माण करा था। इस गयासुद्दीन तुगलक ने अपने मकबरे का निर्माण कहां करा था? तुगलकाबाद में करा था। जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा था, यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य में स्थित था।
एक कृत्रिम झील के मध्य में स्थित था और इस मकबरे के चारों तरफ मेहराब द्वार बनाए गए थे, साथ ही इसके ऊपर एक विशाल गुंबद भी बनाया गया था। ठीक, अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखते हैं किन किन इमारतों भवनों का निर्माण हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम देखते हैं भवनों का निर्माण अक्सर हम देखते हैं कि एक तरफ जहां छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को जोड़ करके किया गया है और वहीं दूसरी तरफ दीवारों पर प्लास्टर भी किया गया है। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की इमारतें जो निर्मित की गई, एक तरफ जहां छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को जोड़ करके किया गया, वहीं दीवारों पर प्लास्टर भी किया गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित जिन भवनों का निर्माण किया गया उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली में का जहांपनाह नगर। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली के अंतर्गत एक नए नगर का निर्माण कराया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? जहांपनाह के नाम से जाना जाता था। और यह दिल्ली के अंतर्गत निर्मित होने वाला चौथा नगर था। तो पहला कौन हुआ? मेहरौली। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो सीरी नगर का निर्माण कराया गया था। तीसरा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का कराया था। और चौथा मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नामक नगर की स्थापना की थी। और इसी जहांपनाह नामक नगर के पास ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सतपुला बांध का निर्माण कराया था। सतपुला बंद, कहीं कहीं सतपुला बंद लिखा हुआ है, वह क्या था? सतपुला बांध था। इसके अंतर्गत 7 जो है छोटे छोटे पुलों का निर्माण कराया गया था। तो इसका निर्माण, सतपुला बांध का निर्माण कहां करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नामक नगर के पास करा था। इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर में ही एक विजय मंडप का भी निर्माण कराया था। किसका निर्माण करा था? विजय मंडप का। और इसी विजय मंडप पर चढ़ करके सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सेना का निरीक्षण किया करता था। इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर स्वर्णदुआरी नामक नगर की भी स्थापना की थी। अक्सर पूछा जाता है सवाल कि स्वर्णदुआरी नामक नगर की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हो सकता है इन फ्यूचर पूछ ले, इस नगर की स्थापना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कहां किया था? एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर। ठीक, अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय में निर्मित इमारतें। फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य के संदर्भ में जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक स्थापत्य प्रेमी यदि कोई सुल्तान था तो वह कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। इसने स्थापत्य के निर्माण तो अलग से एक पृथक विभाग का गठन किया था, जिसे दीवाने इमारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दीवाने इमारत के नाम से जाना जाता था। इसे ही सार्वजनिक निर्माण विभाग भी कहा जाता था। अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापत्य में न सिर्फ रुचि रखा बल्कि स्थापत्य के निर्माण हेतु एक अलग विभाग का गठन किया, साथ ही अनेक नगरों की स्थापना भी की थी। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, हिसार, फिरोजा, फतेहाबाद जहां नगरों की स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार दिल्ली के अंतर्गत एक नए नगर का निर्माण करा था, जिसे फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता है। यह जो फिरोजाबाद था दिल्ली के अंतर्गत निर्मित होने वाला 5वां नगर था। ठीक, तीसरा कौन सा था? तुगलकाबाद। चौथा क्या था? जहांपनाह। और 5वां कौन है? फिरोजाबाद। जिस फिरोजाबाद नगर की दिल्ली में स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी, इस नगर के अंतर्गत कुल 9 मस्जिद व 3 महल का निर्माण करा था। कितने 9 मस्जिद व 3 महल का निर्माण करा था। अब महलों में सबसे महत्वपूर्ण था कोटला फिरोज शाह। नहरों में जो महल थे फिरोजाबाद में, जो महल निर्मित किए गए थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था महल? कोटला फिरोज शाह। इसका निर्माण, कोटला फिरोज शाह का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने स्वयं के रहने के लिए कराया था। ठीक है, यह जो कोटला फिरोज शाह भवन है, कोटला फिरोज शाह महल था, यह साधारण पत्थर से निर्मित इमारत है। यह साधारण पत्थर से निर्मित इमारत है। और इसी फिरोजाबाद में ही फिरोज शाह तुगलक ने एक अन्य 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया था। एक अन्य 2 मंजिला भवन का निर्माण कराया था, जिसे फिरोजी मदरसा भी कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? फिरोजी मदरसे के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फिरोजाबाद क्षेत्र में ही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने लिए एक मकबरे का भी निर्माण कराया था। तो फिरोज शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फिरोजाबाद में स्थित है। और जो फिरोज शाह का मकबरा था, जिसका निर्माण फिरोजाबाद क्षेत्र में हुआ था, यह मकबरा चौकोर, जो इसका यह जो भवन है, जो मकबरा है, यह मकबरा चौकोर है। इसके ऊपर गुंबद का निर्माण कराया गया है। साथ ही इसकी दीवारों पर, यानी कि मकबरे की दीवारों पर रंगीन प्लास्टर भी किया गया है। ठीक, इसी तरह फिरोज शाह तुगलक के समय ही एक अन्य महत्वपूर्ण इमारत है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा।
मैंने जब फिरोज शाह तुगलक के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में चर्चा किया था तो उस समय मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने तेलंगाना के एक ब्राह्मण जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और जिसका नाम मलिक मकबूल था, उसे खाने जहां की उपाधि दी और साथ ही उसे वजीर के पद पर भी नियुक्त किया था। और यह भी है, और यही खाने जिस मलिक मकबूल को फिरोज शाह तुगलक ने खाने जहां की उपाधि दी थी, वही इतिहास में खाने जहां तेलंगानी के नाम से जाना गया। और इसी खाने जहां तेलंगानी ने फिरोज शाह के शासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऐसे में फिरोज शाह तुगलक खाने जहां तेलंगानी का अत्यधिक सम्मान किया करता था। और जब खाने जहां तेलंगानी के मित्र फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हो गई, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खाने जहां तेलंगानी के पुत्र जौना खां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। जो ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम क्या था? जूना खां। और खाने जहां तेलंगानी के पुत्र क्या नाम है? जौना खां। ठीक, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब खाने जहां तेलंगानी की मृत्यु हो गई फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, तो खाने जहां तेलंगानी के पुत्र जौना खां ने यानी खाने जहां तेलंगानी के लिए मलिक मकबूल के लिए मकबरे का निर्माण करा था। जो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है, यह अष्टभुजाकार है। इल्तुतमिश कि जो मकबरा था वह चौकोर है, किंतु उसका जो मुख्य कक्ष है वह अष्टकोणी है, और यह मकबरा कैसे है? अष्टभुजाकार है। तो यह दिल्ली सल्तनत की प्रथम इमारत है जो अष्टभुजाकार है। ठीक, और जो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है, यह किस शैली पर निर्मित है? ये यरूशलेम में जो उमर की मस्जिद है उसी शैली पर यह निर्मित है। यानी कि जो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है वह यरूशलेम स्थित उमर की मस्जिद से प्रभावित है। और इस मकबरे की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस मकबरे के चारों तरफ मेहराब द्वार भी बनाए गए। क्लियर?
अब जरा सैयद व लोदी वंश के शासकों के समय देखते हैं कि इन भवनों की इमारतों का निर्माण किया गया था। इस काल तक आते आते हम देखते हैं कि स्थापत्य सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में पर्याप्त गिरावट आ गई थी, और उस गिरावट का प्रमुख कारण यह था कि जो सैयद व लोदी वंश के शासक या सुल्तान हुआ करते थे, ये लोग स्थापत्य में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। पहली चीज तो रुचि नहीं रखते थे। दूसरी चीज, जब 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत यानी दिल्ली पर आक्रमण हुआ, उसके कारण न सिर्फ सल्तनत यानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, साथ ही विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। और यही कारण उत्तरदायी थे, यही 3 प्रमुख कारण उत्तरदायी थे जिसके कारण सैयद व लोदी वंश के शासकों के समय में इमारतों के निर्माण यानी भवनों के निर्माण में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। फिर भी कुछ भवनों का निर्माण कराया गया था। जैसे सैयद वंश के शासक यानी खिज्र, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खां ने। और खिज्र खां का जो पुत्र मुबारक शाह था, जब वह सुल्तान बना तो उसी मुबारक शाह ने दिल्ली के अंतर्गत एक नए नगर की स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था? मुबारकाबाद। जिसका नाम क्या था? मुबारकाबाद। यह दिल्ली के अंतर्गत निर्मित होने वाला कौन सा नगर था? छठा नगर था। तो पहला कौन हो गया? ऐबक के द्वारा निर्मित मेहरौली, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित श्रीनगर, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्मित तुगलकाबाद नगर, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित जहांपनाह नगर, पांचवा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित फिरोजाबाद नगर, और छठा मुबारक शाह के द्वारा निर्मित मुबारकाबाद नगर। इसी तरह सातवां है शाहजहां के द्वारा निर्मित, मुगल बादशाह शाहजहां जब शासक बनेगा तो उसने दिल्ली के अंतर्गत एक नए नगर की स्थापना की थी, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। तो कुल 7 नगर हो गए कि नहीं? 7 नगर होगा कि नहीं? जब ये छठा है, मुबारकाबाद छठा नगर है, और 7वां कौन है? शाहजहां के द्वारा निर्मित शाहजहानाबाद। ठीक है। तो मैंने कहा कि सैयद व लोदी वंश के शासक एक तरफ जहां स्थापत्य में रुचि नहीं रखते थे, वहीं दूसरी तरफ तैमूर के आक्रमण के कारण जहां सल्तनत की अर्थव्यवस्था तहस-नहस छिन्न भिन्न हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी भारत में प्रारंभ हो चुकी थी। और यही कारण था इस काल में स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी कुछ इमारतों, कुछ भवनों का निर्माण किया गया। जैसे सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने दिल्ली मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। इसी तरह हम देखते हैं कि सैयद व लोदी वंश के शासकों के समय में जिन इमारतों का निर्माण किया गया है, उनमें से ज्यादातर मकबरों का निर्माण किया गया। किनका निर्माण किया गया है? मकबरों का निर्माण किया गया है। और यही कारण है सैयद व लोदी कालीन इमारतों के बारे में कहा जाता है कि इनके काल को मकबरों के काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यानी सैयद व लोदी वंश के काल को किस काल से संबोधित किया जाता है? मकबरों के काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं इन 2 वंश के शासकों के समय ज्यादातर भवनों के निर्माण में मकबरों का निर्माण किया गया है। अब फिर देखते हैं कि सैयद और लोदी वंश के समय, लोदी वंश के शासकों के समय जिन मकबरों का निर्माण किया गया, उन्हें हम देखते हैं कि उन मकबरों को प्राय 2 भागों में बांटा जा सकता है। कि कितने भागों में? 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक हुआ करता था अष्टभुजाकार मकबरा, एक होता था अष्टभुजाकार मकबरा, दूसरा होता था चौकोर मकबरा। अब देखिएगा, अष्टभुजाकार जो मकबरा होता था, अष्टभुजाकार मकबरा मुख्यतः सुल्तान के लिए निर्मित किया जाता है, यानी कि इसमें सुल्तान को दफनाया जाता था। और जो चौकोर मकबरे होते थे, इनमें उनके अधिकारी जो विश्वस्त अमीर हुआ करते थे, अधिकारी होते थे, अमीर जिनके शासन के संचालन महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, ऐसे में अमीरों को जिन मकबरों में दफनाया जाता था, उन मकबरों को चौकोर मकबरों के नाम से जाना जाता था। तो अष्टभुजाकार मकबरे किसके लिए होते थे? सुल्तानों के लिए होते थे। और चौकोर मकबरे अमीर यानी अधिकारियों के लिए होते थे। ठीक। फिर हम देखते हैं कि जो अष्टभुजाकार मकबरे हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अष्टभुजाकार मकबरे ज्यादा बड़े हैं। ठीक है। साथ ही सजावट के दृष्टिकोण से अत्यधिक सुंदर हैं, और यह मकबरे मुख्यतः सुल्तान के लिए निर्मित किए गए। और जो चौकोर मकबरे हैं, चौकोर मकबरों पर हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि ये मकबरे ज्यादातर ऊंचे हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई अधिक है, और साथ ही इनका निर्माण अमीरों के लिए यानी अधिकारियों के लिए किया गया था। ठीक। अब अष्टभुजाकार जो मकबरे हैं, अष्टभुजाकार मकबरों में महत्वपूर्ण रूप से मुबारक शाह का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा और सिकंदर लोदी का मकबरा महत्वपूर्ण। किसका? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और सिकंदर लोदी का मकबरा। और इन मकबरों में सबसे महत्वपूर्ण सिकंदर लोदी का मकबरा है। इन मकबरों में सबसे महत्वपूर्ण किसका मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा है। और सिकंदर लोदी के मकबरे की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पहले हिंदुस्तान का पहला मकबरा है जिसके ऊपर दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। तो यह सवाल पूछा भी गया है और फिर इन फ्यूचर पूछा जाएगा कि
सल्तनत भारत की वह कौन सी इमारत है जिसमें पहली बार दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है, तो वह कौन सी इमारत है? सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है। और जो सिकंदर लोदी का मकबरा है, तो कहने का ऐसा है कि जो अष्टभुजाकार मकबरे हैं, ये जितने मकबरे बने हैं, ये सारे मकबरे खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की शैली पर निर्मित है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन मकबरों में वह सुधार किया गया है जो सुधार खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में नहीं किया गया था, यानी कि खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को इन मकबरों के निर्माण के दौरान दूर किया गया है। जैसे पहली चीज, इन मकबरों का निर्माण जहां एक तरफ मुझे चबूतरे की तरफ किया गया है, वहीं सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का भी निर्माण किया गया। क्लियर? और साथ ही यह जो सिकंदर लोदी का मकबरा है, यह समरकंद में जो तैमूर का मकबरा है उसी से प्रभावित है, यानी कि समरकंद स्थित तैमूर के मकबरे से यह प्रभावित है, यानी कि जो समरकंद में तैमूर का मकबरा है, उस मकबरे के सजावट हेतु जिस प्रकार रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक उसी प्रकार सजावट हेतु रंगीन पत्थरों का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरे में भी किया गया। तो यहां से सवाल अगर आपसे पूछ दे, सिकंदर लोदी का मकबरा किससे प्रभावित है? समरकंद स्थित तैमूर के मकबरे से प्रभावित है। अब जहां तक आती चौकोर मकबरों की जब बात आती है, यानी जिन मकबरों का निर्माण अमीरों या अधिकारियों के लिए किया गया था, जो चौकोर हुआ करते थे, उन मकबरों में महत्वपूर्ण रूप से दादी खां का मकबरा है, शीश खां का मकबरा है, बड़े खां का मकबरा है, छोटे खां का मकबरा है, बारी खां का मकबरा है। क्लियर? ये सब जो अधिकारी अमीर वर्ग है, इनके मकबरे चौकोर मकबरे होते थे, और सैयद और लोदी काल के शासकों के समय इन मकबरों का भी निर्माण किया गया था। और लोदी वंश के समय के, यानी लोदी वंश के सुल्तानों के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम महत्वपूर्ण इमारत है, वह है मोठ की मस्जिद। कौन सी इमारत है? मोठ की मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने कराया था। सिकंदर लोदी के वजीर का नाम क्या था? मियां भुआ। इसी मियां भुआ ने ही मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया था। यह जो मोठ की मस्जिद है, इसके सामने की तरफ जहां 5 मेहराब द्वार बनाए गए हैं, वहीं पिछले वाले हिस्से में 2 मीनार का भी निर्माण किया गया है। मोठ की मस्जिद की सुंदरता को देखते हुए मार्शल महोदय ने लिखा कि सल्तनतकालीन इमारतों की सुंदरता का समावेश मोठ की मस्जिद में दिखाई देता है। किसने लिखा? मार्शल ने। क्लियर? स्थापत्य का लाभ आपका समाप्त। तो मैंने कहा इस्लाम धर्म के उदय से लेकर के आज दिल्ली सल्तनत का जो भी राजनीतिक इतिहास रहा, आर्थिक इतिहास रहा, स्थापत्य कला रहा, मुद्रा व्यवस्था रही, अर्थव्यवस्था रही, जितनी चीजें थी उसको हमने आपसे चर्चा कर दी। अब आपका